नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गृह विज्ञान शिक्षा है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाना है। यानी कि गृह विज्ञान शिक्षा क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन तंत्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। यानी कि श्वसन तंत्र के जो भी विभिन्न अंग होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्त होता है, रक्त के जो कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको रक्त के कार्य पर क्या करना है, रक्त के कार्य पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, धमनी तथा सीरा की तुलना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो धमनी होता है और जो सीरा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको धमनी तथा सीरा क्या करना है, धमनी तथा सीरा की तुलना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम के नामों कार्य लिखिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम है, यहाँ पर दोस्तों आपको आमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम बताना है और एंजाइम के कार्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले संतुलित आहार के बारे में बताना है कि संतुलित आहार क्या होता है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो पर्याप्त आहार होता है और जो संतुलित आहार होता है, इन दोनों आहारों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की आवश्यकता या पाक क्रिया के उद्देश्य बतलाइए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भोजन पकाने की आवश्यकता है, भोजन पकाने की आवश्यकता क्यों है या पाक क्रिया के उद्देश्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको पाक क्रिया के उद्देश्य बताना है या फिर भोजन पकाने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब आप भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुपूरक पदार्थ होते हैं, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपूरक पदार्थों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विस्थापक पदार्थ होता है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। यानी कि जो भाषा विकास की विभिन्न अवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को समझाइए। यानी कि बच्चों के जो वाणी विकार है और वाणी में सुधार के जो सुझाव है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकासात्मक कार्य होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर क्या करना है, विकासात्मक कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक विकास क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर क्रियात्मक विकास के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास की
कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाना है। तो दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को समझाइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव कोशिका होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और इसके कार्यों को समझाना है। यानी कि जो मानव कोशिका होता है, सबसे पहले आपको मानव कोशिका नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद जो मानव कोशिका होता है, मानव कोशिका क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव कोशिका के कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाचन तंत्र होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाना है। यानी कि जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के जो विभिन्न भाग होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पाचन तंत्र के विभिन्न भागों जो कार्य होते हैं, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों कार्यों का करना है, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली के कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न मूलभूत खाद्य समूह के बारे में लिखिए व इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को लिखिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विभिन्न मूलभूत खाद्य समूह होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले विभिन्न मूलभूत खाद्य समूह के बारे में लिखना है, व इनमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को भी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण की परिभाषा दीजिए, पोषण की विभिन्न स्थितियां लक्षणों सहित उल्लेखित कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो पोषण होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले पोषण की परिभाषा देना है, उसके बाद पोषण की जो विभिन्न स्थितियां होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको पोषण की विभिन्न स्थितियां लक्षणों सहित उल्लेखित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है विवेचना कीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कर रहा है जो मानव विकास है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है और इसकी विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बालक होता है, बालक के विकास में जो वातावरण होता है और जो वंशानुक्रम होता है, इन दोनों की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो बालक होता है, बालक के विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसव प्रक्रिया किसे कहते हैं, प्रसव की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव क्या होता है, प्रसव प्रक्रिया क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसव प्रक्रिया के बारे में बताना है, उसके बाद प्रसव की जो अवस्था होती है, प्रसव की अवस्थाओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक की विभिन्न प्रकार की जन्म प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की जो विभिन्न प्रकार की जन्म प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों नवे क्वेश्चन के अंदर आपको बालक की विभिन्न प्रकार की जन्म प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।